Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे हम कावेरी इंजन से। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों को हाल ही में ड्राई कावेरी इंजन के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां पर उन्होंने तकरीबन 50 किलोटन का जो थ्रस्ट है वो प्राप्त किया है, जो कि काफ़ी बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। और इस समय उनका प्लान ये है कि बहुत जल्दी वो एक आफ्टर बर्नर सेक्शन को भी विकसित करने वाले हैं, जिसके बाद जो ड्राई कावेरी इंजन है इसे तेजस में शामिल करने का प्लान भी बनाया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि जो आफ्टर बर्नर वेरिएंट है वो बहुत जल्द तैयार किया जाएगा और माना जा रहा है कि उसको तेजस के जो पुराने वेरिएंट्स हैं उनमें टेस्ट भी किया जाना सुनिश्चित किया गया है। हालांकि इस प्रोग्राम में अभी इस दशक के अंत तक का समय लग जाएगा, लेकिन रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है उसको डिज़ाइन किया जा चुका है और बहुत जल्दी वो फुल स्केल डेवलपमेंट टेस्टिंग से गुजरेगा। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का प्लान ये है कि वो इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी फंड्स को सिक्योर करें ताकि आगे के जो प्रोग्राम हैं उनको बढ़ाया जा सके। और आने वाले समय में उनको इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि वो जनरल इलेक्ट्रिक F404 का देसी अल्टरनेटिव तैयार कर लेंगे, जो कि हमारे स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए सफिशिएंट होंगे। GTRE के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस प्रोग्राम की शुरुआत एक आधारशिला के तौर पर देखी जा रही है, जो कि आने वाले समय में कावेरी इंजन को फिर से री इंजन प्रोग्राम में स्टार्ट करने के बारे में महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वैज्ञानिकों का ये कहना है कि कुछ गलतियों से सीख लेते हुए उन्होंने काफ़ी कुछ सुधार किया है और आने वाले समय में जो कावेरी इंजन के एडवांस वेरिएंट हैं वो तैयार किए जाएंगे। खैर, अगर हम मौजूदा इंजन की बात करें तो आफ्टर बर्नर सेक्शन के लगने के बाद भी ये 76 किलोटन का ही थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, जो कि तेजस की रिक्वायरमेंट से कम है। लेकिन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों को इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में वो तकरीबन 90 किलोटन थ्रस्ट को जनरेट करने वाला इंजन बना के तैयार कर लेंगे, जो कि तेजस के लिए सफिशिएंट माना जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना की जैगुआर फ्लीट को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाले बहुत ही निकट समय में भारतीय वायुसेना जैगुआर की जो फ्लीट है उनको चरणबद्ध तरीके से रिटायर करना शुरू करेगी। तो इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने ऑलरेडी जो प्लान है उनको बना रखा है कि किस तरह जैगुआर को चरणबद्ध तरीके से इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से बाहर करना है। और माना जा रहा है कि इनको रिटायर करने की जो प्रक्रिया है ये वर्ष 2027 से 28 के बीच में शुरू हो जाएगी। और जो रिटायरमेंट प्रोसेस है ये एक स्क्वाड्रन से शुरू होगा और चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2035 तक जैगुआर की जितनी भी स्क्वाड्रन्स हैं उनको फेज आउट कर दिया जाएगा। और माना जा रहा है कि ये जो जैगुआर एयरक्राफ्ट हैं इनमें जो अपग्रेडेड वेरिएंट्स हैं वो भी शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहले भी ये सुनिश्चित कर रखा है कि किसी प्रकार जैगुआर की जो फ्लीट है इन्हें वर्ष 2035 तक ऑपरेशनल किया जाए और चरणबद्ध तरीके से इनको रिटायर भी किया जाए। अगर हम जैगुआर के लेटेस्ट अपग्रेड की बात करें तो इनको डैरन 3 स्टैंडर्ड का जो अपग्रेड है वो मिला है, जहां पर इन्हें एडवांस ELM 2052 एसा रडार से इक्विप किया गया है, जिसका निर्माण इसराइल के द्वारा किया जाता है। और इसमें ओवरविंग SRAM, जो कि एक क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है, उसको भी शामिल किया गया है। और अब धीरे धीरे जैगुआर की जो फ्लीट है वो भारतीय वायुसेना का साथ छोड़ना शुरू करेगी। जैगुआर ही नहीं बल्कि मिराज 2000 और MiG-29 UPG को लेकर के भी इंडियन एयरफोर्स के जो प्लान हैं वो क्लियर हैं कि आने वाले निकट भविष्य में ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना की सर्विस से बाहर होंगे और क्रमशः इनका स्थान तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के द्वारा लिया जाएगा। खैर, इंडियन एयरफोर्स इस समय ऑर्का को भी कंसीडर कर रही है और MRFA भी अंडर कंसिडरेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जो फ्लीट है ये फेज़ आउट हो रही हैं तो इनके रिप्लेसमेंट को लेकर के भी भारतीय वायुसेना ने तैयारी कर रखी है, जिसके परिणाम हमें आने वाले निकट वर्षों में देखने को मिलने वाले हैं। जैगुआर ने काफ़ी लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स की सर्विस करी है, लेकिन अब ये अपनी उम्र को पूरा कर चुके हैं और इनको रिटायर करना भी ज़रूरी है, वरना शक है कि इनके साथ भी वही हादसे हो सकते हैं जो MiG-21 की फ्लीट के साथ इस समय हो रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन नेवी से आ रही है। इंडियन नेवी के MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स ने अपनी जो पहली लैंडिंग है वो इंडियन नेवी की वॉरशिप में कंप्लीट कर ली है। भारतीय नौसेना की वॉरशिप, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम INS कोलकाता है, उसमें MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग को किया गया है सक्सेसफुली। और इसके साथ ही जो MS-60 रोमियो की फ्लीट है अब वो भारतीय नौसेना में ऑपरेशनल भी हो चुकी है। आपको हम बताना चाहेंगे कि MS-60 रोमियो एक वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर हैं, जो कि मेनली अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्विलेंस और एंटी शिपिंग के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज़ के लिए जाने जाते हैं और इंडियन नेवी इनको ऑपरेट करना शुरू कर चुकी है।
हालांकि भारतीय नौसेना के लिए अभी 24 की संख्या में ही ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये खरीदे गए हैं। और ये जो डील साइन करी गई थी अमेरिका के साथ, ये वर्ष 2020 में साइन करी गई थी और उस दौरान 24 की संख्या में जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो खरीदे गए हैं और जो सभी हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर हैं ये 2025 तक पूरे कर लिए जाएंगे। और गौर करने वाली बात एक ये है कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर फॉरेन मिलिट्री सेल्स के माध्यम से ही एडिशनल जो MS-60 रोमियो को खरीदने की बातचीत है वो अमेरिका से की जा रही है। हालांकि नंबर अभी तक स्पेसिफिक नहीं हो पाए हैं कि कितनी संख्या में ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये भारतीय नौसेना के द्वारा खरीदे जाएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि ये नंबर सिंगल डिजिट में भी हो सकते हैं और डबल डिजिट में भी हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना इनकी कैपेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। और इन हेलीकॉप्टर्स के आने के बाद भारतीय नौसेना अपने पुराने ब्रिटिश बिल्ट सीकिंग हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करना शुरू करेगी, जो कि वर्ष 1980 के दशक में खरीदे गए थे और उनका इस्तेमाल भी ठीक इसी प्रकार किया जा रहा है। खैर, भारतीय नौसेना को जो HAL का DBMRH है यानी डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, जो कि 13 टन वजनी हेलीकॉप्टर होने वाला है और ये वर्ष 2030 तक प्रोडक्शन में उतरेगा और एक बड़ी संख्या में इंडियन नेवी के द्वारा ये हेलीकॉप्टर्स भी खरीदे जाएंगे। लेकिन जब तक वो नहीं आते हैं, जो जिम्मेदारी है वो MS-60 रोमियो के कंधे पर ही होने वाली है और भारतीय नौसेना इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी दिखा रही है। अपनी अगली अपडेट में बात करने वाले हम ऑर्का प्रोग्राम को लेकर के। पिछले कुछ दिनों से ऑर्का को लेकर के लगातार जो अपडेट्स हैं वो आती रही हैं। सोर्सेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने ऑर्का को लेकर के अपना जो इंटरेस्ट है वो दिखाया है और वहीं पे अब जो डिफेंस एनालिस्ट है वो ये मानते हैं कि ऑर्का निसंदेह एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो कि TEDBF के डिज़ाइन पर बेस्ड है, लेकिन भारतीय वायुसेना अभी भी जो अपना प्राइमरी फोकस है वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस Mark II पे रखे हुए है। इस समय भारतीय वायुसेना की प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द इन फाइटर जेट्स को तैयार किया जाए ताकि जो घटते स्क्वाड्रन की क्षमता है उसको फिर से एक बार रिकवर किया जा सके। हालांकि ये जो ऑर्का प्रोग्राम है ये अगले दशक का प्रोग्राम है, इस दशक हमें ऑर्का देखने को नहीं मिलेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये क्लेम करती हैं कि वर्ष 2026 में ऑर्का का जो रोल आउट है वो किया जा सकता है, जो कि काफ़ी अनरियलिस्टिक लगता है, क्योंकि पहले TEDBF तैयार होगा और TEDBF से डिराइव करके ऑर्का बनाए जाएंगे। तो इस समय इंडियन एयरफोर्स इंटरेस्ट तो भले दिखा रही है, लेकिन जो फाइनल कमिटमेंट है वो ऑर्का के रोल आउट होने के बाद ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ सकती है। लेकिन अगर हम बात कर ही रहे हैं ऑर्का के बारे में, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स ने नंबर्स की कमिटमेंट तो नहीं करी है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर इंडियन एयरफोर्स इस पे जाती है तो तकरीबन 50 के आसपास ये जो एयरक्राफ्ट है ये इनिशियली इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदे जाएंगे। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं ऑर्का राफेल क्लास का फाइटर होगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अगर हम TEDBF की बात करें तो TEDBF तकरीबन 100 की संख्या में इंडियन नेवी के द्वारा खरीदे जाएंगे और 2040 तक भारतीय नौसेना तकरीबन 100 से 120 के आसपास जो TEDBF की फ्लीट है उसको ऑपरेट भी कर रही होगी। और बाकायदा इसके लिए जो 13,000 करोड़ रुपए के जो फंड्स हैं उनका इंतजार है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा कब वो इशू किए जाते हैं। वही बात AMCA की करें तो AMCA के लिए भी तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसकी रिक्वायरमेंट है और इन सारे प्रोग्राम्स को लेकर के ADA लगातार आगे बढ़ रही है। खैर, ADA के डायरेक्टर भी ये कह चुके हैं कि ऑर्का एक इस समय कॉन्सेप्ट स्टेजेस में है और डिज़ाइन वर्क अभी शुरू होना बाकी है, तो आने वाला समय इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।